नमस्ते। कभी अपनी आंखें बंद करके बस आसपास की दुनिया को सुना है? पत्तों की सरसराहट से लेकर शहर की हलचल तक हर तरफ आवाजें ही आवाजें हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये ध्वनि जो हर जगह मौजूद है, आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो रोज हमारे सामने होता है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक भिनभिनाती हुई मधुमक्खी, मंदिर में बजती हुई घंटी और हमारी खुद की आवाज, इन सब में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो एक जैसी है? एक पल के लिए सोचिए। और जवाब है कंपन। जी हाँ, बस एक शब्द। हर वो आवाज जिसे हम सुनते हैं, महसूस करते हैं या पैदा करते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो आज के हमारे सफर में हम ध्वनि की पूरी कहानी को समझेंगे। हम जानेंगे कि आवाज आखिर पैदा कहाँ से होती है। फिर देखेंगे कि ये हम तक पहुंचती कैसे है। हर आवाज की अपनी एक अलग पहचान क्यों होती है, गूंज के पीछे का विज्ञान क्या है, और आखिर में हम उस अदृश्य दुनिया में भी जाएंगे जिसे हम सुन भी नहीं सकते। तो पहला पड़ाव, सभी ध्वनियों का स्रोत। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, हर आवाज की जड़ में एक ही बहुत सिंपल सी चीज है। कंपन का मतलब है किसी भी चीज का अपनी जगह पर तेजी से आगे पीछे हिलना। जरा सोचिए, जब एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हैं तो वो कैसे थरथराता है। बिल्कुल यही वो पहली चिंगारी है जो ध्वनि को जन्म देती है, चाहे वो गिटार का तार हो, ढोल की सतह हो या हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ध्वनि कंपन से शुरू होती है। पर सवाल ये है कि गिटार पर बज रहा म्यूजिक कमरे के दूसरे कोने तक पहुंचता कैसे है? ये एक लहर की बड़ी मजेदार यात्रा है। देखिए, ध्वनि को चलने के लिए एक रास्ते की, यानी एक मीडियम की जरूरत होती है। ये हवा हो सकती है, पानी हो सकता है या कोई दीवार भी। बिल्कुल एक डाकिये की तरह जिसे चिट्ठी पहुंचाने के लिए सड़क चाहिए होती है। और यही वजह है कि स्पेस के खालीपन में, मतलब वैक्यूम में, जहां कोई मीडियम नहीं होता, वहां पूरी तरह खामोशी होती है। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है वो बच्चों वाला स्लिंकी खिलौना याद करना, है ना? जब आप उसके एक सिरे को धक्का देते हैं तो उसके छल्ले एक जगह पास पास आ जाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाकर फैल जाते हैं। बस यही पैटर्न, पास आना और फैलना, पूरी स्लिंकी में आगे बढ़ता है। ध्वनि भी बिल्कुल यही करती है। वो हवा के कणों को ठीक इसी तरह दबाती और फैलाती हुई, यानी संपीड़न और विरलन की एक लहर बनाकर हम तक पहुंचती है। लेकिन हर आवाज अलग क्यों लगती है? एक कोयल की मीठी कूक और एक शेर की दहाड़ में इतना फर्क क्यों होता है? इसका राज छिपा है ध्वनि की लहर के अपने फिंगरप्रिंट में। तो किसी भी साउंड की पहचान, उसकी पूरी कुंडली बस दो चीजों से तय होती है: उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम। ये दोनों मिलकर हर आवाज को उसका अनोखा अंदाज देते हैं। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि ध्वनि की लहर एक सेकंड में कितनी तेजी से कांप रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही पतली या तीखी, जैसे सीटी की आवाज। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही भारी या गहरी, जैसे किसी ड्रम की बेस वाली आवाज। और हाँ, फ्रीक्वेंसी को मापने की जो यूनिट है, हर्ट्ज, वो महान वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर ही रखी गई है, जिनके काम ने हमें इन वेव्स को समझने में बहुत मदद की। अब आते हैं दूसरी चीज पर, एम्पलीट्यूड। ये बस ये बताता है कि लहर में कितनी जान है, कितनी एनर्जी है, मतलब कंपन कितना बड़ा है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा, आवाज उतनी ही तेज या लाउड। एक फुसफुसाहट का एम्पलीट्यूड कम होता है और एक चीख का बहुत ज्यादा। तो एकदम सिंपल शब्दों में याद रखने के लिए, फ्रीक्वेंसी तय करती है आवाज का सुर, जिसे हम पिच कहते हैं, मतलब आवाज कितनी पतली या भारी है। और एम्पलीट्यूड तय करता है उसका वॉल्यूम, मतलब वो कितनी धीमी या तेज है। बस इन्हीं दो चीजों पर पूरा संगीत और हर तरह की आवाज टिकी है। अच्छा, अब जरा ये सोचते हैं कि तब क्या होता है जब ध्वनि की ये लहर किसी चीज से जाकर टकराती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है, ध्वनि भी सतहों से टकराकर लौटती है, और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। और ये रिफ्लेक्शन हमें दो अलग अलग तरीकों से सुनाई दे सकता है। पहला है प्रतिध्वनि यानी इको। जब आप किसी पहाड़ी इलाके में चिल्लाते हैं और आपकी आवाज थोड़ी देर बाद साफ साफ लौट कर आती है, वो इको है। लेकिन दूसरा है अनुरणन या रिवर्बरेशन। मान लीजिए आप एक बड़े खाली हॉल में ताली बजाते हैं, तो आवाज दीवारों से बार बार टकराकर गूंजने लगती है ना, बस वही रिवर्बरेशन है। और देखिए, साइंस कितना सटीक है।
एक साफ सुथरी इको सुनने के लिए आपके और सामने वाली दीवार या पहाड़ के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। इससे कम दूरी होना तो हमारा दिमाग ओरिजिनल आवाज और लौटी हुई आवाज में फर्क ही नहीं कर पाता। और कमाल की बात यह है कि हम इस रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। मेगाफोन क्या करता है? वो आवाज को एक दिशा में फोकस कर देता है। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन की छोटी से छोटी आवाज को इकट्ठा करके कानों तक पहुंचाता है। और बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल की जो घुमावदार छतें होती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि म्यूजिक हर कोने तक बिल्कुल साफ और बराबर पहुंचे। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो आवाजें जो हर पल हमारे चारों ओर हैं लेकिन हम उन्हें सुनी नहीं सकते। देखिए, हमारी सुनने की जो रेंज है वो लिमिटेड है, लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से कम वाली बहुत भारी आवाज़ों को इंफ्रासाउंड कहते हैं। इसे हाथी और गैंडे इस्तेमाल करते हैं, शायद भूकंप जैसी चीज़ों को महसूस करने के लिए। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो बहुत तीखी आवाज़ें हैं वो अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। ये चमगादड़ और डॉल्फिन की दुनिया है। और ये अल्ट्रासाउंड हमारे लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल नाजुक और मुश्किल जगहों की सफाई के लिए होता है, बड़ी बड़ी मेटल की मशीनों में छुपी दरारों का पता लगाने के लिए होता है। मेडिकल फील्ड में ये बिना कोई कट लगाए शरीर के अंदर देखने के काम आती है, जिसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। और तो और इससे बिना सर्जरी के किडनी स्टोन्स तक तोड़े जाते हैं। सच में ये एक अदृश्य शक्ति है। तो ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये हमें वो देखने में मदद करती है जो हमारी आंखों से छिपा है, और ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर फिजिक्स के और न जाने कितने ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें हम अभी तक देख या समझ नहीं पाए हैं।